हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में 11th क्लास की तरह आपके पास दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमी। आज हम इंडियन इकोनॉमी बुक को स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ इकोनॉमी at the time of independence, including primary sector, secondary sector, tertiary sector, demographic profile, etc. Let's start Indian economy on the eve of first independence. First of all, we will talk about economy. All of you have read economy in 11th class. So economy is a system which provides source of income or livelihood to the people. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को इनकम के सोर्स प्रोवाइड करता है। द पीपल ऑफ ए कंट्री डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब टू अर्न देयर इनकम एंड द सिस्टम इन विच दे अर्न इज कॉल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट थे, कौन से प्रोमिनेंट पीपल थे जिन्होंने ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट किया। फर्स्ट है दादा भाई नेहरू जी, सेकंड VKRB राव, RC देसाई, विलियम डिग्बी एंड फ्रिंडले सिराज। दीज वर द एमिनेंट पीपल हु एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम GDP ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट, सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। तो व्हेन वाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस डन इन इंडिया? The first official census was done in 1881. Since then, census of India is held after 10 year. लास्ट जो सेंसस हुई थी, सबसे पहली सेंसस 1881 में हुई थी। जो लास्ट सेंसस हुई 2011 में, उसके आफ्टर 10 ईयर्स बाद यानी 2021 में होनी थी। लेकिन अभी कोरोना पीरियड की वजह से वो सेंसस को होल्ड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है विच ईयर इज regarded as a great divide year in the history of census of India। किस ईयर को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है एंड वाई? ईयर 1921 is regarded as a great divide year in the history of census in India because it was the first time when the total population decreased by 80 lakhs। भाई फर्स्ट सेंसस तो हुई थी 1881 में, उसके हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस की जाने लगी। लेकिन जो 1921 ईयर का जो सेंसस था उसमें पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। 130 ईयर्स ऑफ सेंसस की हिस्ट्री में पहली बार था कि 1921 में पॉपुलेशन में 80 लाख की डिक्रीज देखने को मिला। देयर वर टू मेन रीजंस बिहाइंड दिस फॉल। फर्स्ट, ग्रेट फैमिन इन इंडिया, फैमिन्स में ड्रॉट। सेकेंड है फर्स्ट वर्ल्ड वार। नाउ रेलवे बोर्ड, when was railway board set up in India? It was set up in 1850. Railway board was set up in India in 1850 on April 16, 1853. The first passenger train ran in India from Bombay to Thane, covering 34 kilometers. Next है फर्स्ट आयरन और स्टील एंड कंपनी कौन सी थी? तो टिस्को was the first iron ore and steel company in India. TISCO means Tata Iron Steel and Company. It was set up on 26 August 1907 by Jamsetji Tata in Jamshedpur. It was the first Indian originate iron ore company set up by any Indian. Now, occupational structure. Occupational structure shows the distribution of working population among different occupation in the country, such as primary sector, secondary sector, tertiary sector. Occupational structure बताता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है किन किन ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड है, कितने वर्किंग पॉपुलेशन, कितना पार्ट प्राइमरी सेक्टर में है, कितना सेकेंडरी में है और कितना टर्शियरी सेक्टर्स में है। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोज द proportion of working population in different occupation like primary, secondary and tertiary sector. Now we will discuss about occupational structure at the time of independence. Now you can see clearly that about 72.7% population was in
primary sector, and 10.1% population was in secondary sector, and rest of the people 17.2% was engaged in tertiary sector or service sector. So we can say that India at the time of independence was agriculture based economy. Now you can see the pie chart of occupational structure at the time of independence. जो आपको पिंक वाला पार्ट दिख रहा है जो कि 72.7% पॉपुलेशन है दैट इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, 10.1 जो है रेड वाला वो सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड टर्शियरी सेक्टर जो है जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं उसमें रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड है. नाउ फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसके क्या फीचर्स थी. नंबर 1, predominance of agriculture sector. We have seen in the previous slides that 72.7% population was engaged in primary sector. It was the major source for occupation for the people in India. Now, second point, industry had an insignificant role. Only 10.1% population was in industrial sector. It shows that industrial sector had negligible role in occupational structure. Number 3, there were regional variation in industrial development. किसी स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा था और अदर स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम था. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस के टाइम पर. फर्स्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. About 72.7% population was engaged in agriculture sector. So we can say that India at the time of independence was agriculture based economy, and agriculture was the main profession, occupation for the people in India. Number second point, underdeveloped economy. Per capita income was only rupees 230 in 1947 to 48. A large population was under poverty. It shows that Indian economy was underdeveloped at the time of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पर कैपिटा इनकम थी वो 230 रुपीज़ थी और एक लार्ज पोर्शन अबाउट 70% पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इट शोड दैट इंडिया वाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. नंबर 3, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देयर वर नेग्लिजिबल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया. स्मॉल स्केल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट ruined at the time of independence. Number 4, massive poverty. There was massive poverty in India at the time of independence. About 70% population was below poverty line at that time in the country. Number 5, lack of infrastructure. Infrastructure refers to the basic facility on which economic and social development of a country depends, like roads, health, education, facility, etc. At the time of independence, there was the lack of infrastructure in accordance of population. Now, we will discuss about the state of agriculture in India at the time of independence. Agriculture sector कैसा था independence के time पर. Features of agriculture sector in India at the eve of independence. Number 1, low productivity. There were low productivity. Per hectare productivity was very low as comparison to the other countries. Number 2, lack of irrigation facility. The farmers had to depend on rainfall for irrigation because the other source of irrigation were not sufficient. Number 3, use of conventional method of farming. Most of the farmer uses conventional method or manual method in farming. That's why productivity remains low. Number 4, zamindari system and land holding. There were few people who had the ownership of the land called zamindar, and other farmers worked as a tenants. Number 5, tendency of subsistence farming. Most of the people do farming for their livelihood. Now, industrial sector at the eve of independence. Number 1, there was lack of heavy industry at the time of independence. Second, Tisco was the only iron and steel company. Number 3, decaying of handicrafts industry because
मैन्युफैक्चर बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन which was quality based and at the cheap price. Number 4, discrimination of or tariffs by the state. किसी स्टेट में किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्सेस होते थे, किसी पे कम टैक्सेस होते थे, तो डिस्क्रिमिनेशन होता था. नंबर 5, कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन. नाउ फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. 90% फॉरेन ट्रेड वर डन विद ब्रिटेन. इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले जितना भी ट्रेड हुआ करता था उसका 90% जो था वो ब्रिटेन के साथ हुआ करता था. तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो लिमिटेड हुआ करता था. सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश हैड द मोनोपोली ऑन ट्रेड. द ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉर्मुलेटेड द ट्रेड पॉलिसी फॉर देयर बेनिफिट्स. नंबर 3, इंडियाज एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस included mainly raw material and agriculture produced. Number 4, import included manufactured goods. Number 5, export was surplus then import. Export जो हुआ करता था वो import से ज़्यादा था, but it was only meant to Britain. लेकिन जो भी प्रॉफिट का शेयर हुआ करता था वो ब्रिटेन चला जाया करता था. Now demographic profile during the British rule. So various details about the population of British India were collected through census 1881, and the year 1921 is described as the Great Divide year. Now we can see the features of demographic condition in India at the time of independence. Number 1, high birth rate and death rate. Both birth rate and death rate were high at the time of independence. Birth rate was 48 per thousand and death rate was 40 per thousand. Second point, high mortality rate. It was 18 per thousand. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर थाउजेंड न्यू बॉर्न वही भी. तो 18 पर थाउजेंड था. नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज ओनली 32 ईयर्स एवरेज. मास इलिटरेसी अकॉर्डिंग टू सेंसस 1941 only 17% population was illiterate. Among them, only 7% of the women was illiterate. Now, demographic transition theory. Demographic transition theory क्या कहती है? It was developed by Warren Thompson. We can imagine the state of development, economic development of a country by just observing population growth rate. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि आप ना केवल उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किसी भी कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख करके आप उसकी डेवलपमेंट का स्टेट का पता लगा सकते हैं. अगर हमें ये देखना है कि इंडिया डेवलप है या अमेरिका डेवलप है, ऑब्वियसली आप कहेंगे अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री. बिकॉज क्यों कहेंगे? क्योंकि उसकी इनकम पर कैपिटल इनकम अच्छी है, जीडीपी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा है. बट आप इन सब कंपोनेंट्स को अलग करके क्या आप उसकी किसी भी कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख करके इमेजिन कर सकते हैं उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट को देख करके? तो ये थ्योरी हमें ये बताती है वी कैन इवेल्युएट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री बाय जस्ट ऑब्जर्विंग इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड इट्स डेवलपमेंट. There are 3 stages. फर्स्ट स्टेज कहती है इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई. बर्थ रेट भी हाई होगी और डेथ रेट भी हाई होगी. बर्थ रेट हाई ड्यू टू इलिटरेसी एंड रिलीजियस बिलीफ्स अमंग द पीपल एंड दैट डेथ रेट इज हाई ड्यू टू लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज. बर्थ रेट हाई होगी कि लोगों में इलिटरेसी है, लोग एजुकेटेड नहीं है, काफ़ी सारी कस्टम से रिलीजियस बिलीफ से जुड़े हैं. डेथ रेट हाई इसलिए है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी उतनी प्रॉपर नहीं है. तो ये आपको स्टेट करती है, ये आपको इंडिकेट करती है कि वो इकोनॉमी कैसी है, अंडर डेवलप है. सेकंड स्टेट में बर्थ रेट तो हाई रहती है बट डेथ रेट स्टार्ट टू फॉल. इट इज द स्टेट ऑफ डेवलपिंग कंट्री. इंडिया जो है इस समय एट प्रेजेंट वो सेकंड स्टेट में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की. थर्ड स्टेट में बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ फॉल. इट्स सो डेवलप्ड स्टेट ऑफ द इकोनॉमी.
आप ग्राफ में देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई है। इन सेकंड स्टेज में देख सकते हैं आप बर्थ रेट तो कैसी है, बर्थ रेट हायर है लेकिन डेथ रेट में डिक्रीज होने को दिख रहा है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्रीज होकर एक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। हमने ये तो बहुत सुना है कि ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइटेशन किया है हमारी इकोनॉमी का, लेकिन क्या क्या पॉजिटिव मेजर्स थे जो ब्रिटिश ने लिए थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान। फर्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। द फर्स्ट रेलवे बोर्ड वाज सेट अप इन 1850 बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन 1853. It expanded the domestic market size. Second point, commercialization of agriculture. Due to the positive measures, British official and the establishment of and developing the railway in India, it promoted commercialization of agriculture. Number third, communication services like telephone, postal services, telegraph services, ये भी start हुई थी British period में. Development of ports in different part of the country to promote the trade among different nations. Now, positive impacts of railways set up by British. रेलवे का क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। नंबर 1, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। रेलवे के आ जाने से अब पूरे थ्रू आउट द कंट्री हम कहीं भी गुड्स को भेजा जा सकता था, तो इसने डोमेस्टिक मार्केट साइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। सेकंड, इट प्रमोट्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ अब कॉटन, शुगर केन, स्पाइसेस, जूट, रबड़, इन सब के एग्रीकल्चर को इंडिगो, इन सब के एग्रीकल्चर को इंकरेज मिला क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था डिफरेंट पार्ट तक ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। नंबर थर्ड, इट फैसिलिटेटेड गुड्स एंड अदर एसेंशियल इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। तो जहाँ जहाँ पे सूखा पड़ रहा था, ड्रॉट पड़ रहा था, वहाँ पे गुड्स को ईजिली कैरिड आउट किया जा सकता था रेलवे के थ्रू। नेक्स्ट, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सुएज कैनाल वाज ओपन इन इंडिया इन 1869. इट रिड्यूस्ड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आप ये देख सकते हैं मैप में, मैं मैप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैप में देख सकते हैं पहले जो इंडिया को जब भी ब्रिटेन तक गुड्स जाया करते थे, यहाँ से लेके आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से ये आपका ये जो यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, लगभग 12,300 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस करीब 19 किलोमीटर हो जाती थी, 19,000 किलोमीटर। लेकिन सुएज कैनाल से देखिए ये सीधा रूट आता है जो यूरोप तक जा रही है, तो इट रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। नंबर सेकंड, इट हैज ओपन ए डायरेक्ट रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अब इंडिया से में काफ़ी सारे गुड्स को ट्रेड किया जा सकता था अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।